सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। दोस्तों, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि कैसे गोदी मीडिया के लिए मोदी जी का हर एक स्टेप, हर एक कदम कैसे ऐतिहासिक हो जाता है। G20 सम्मेलन देश में हुआ, एक ऐतिहासिक कदम और एक ऐतिहासिक तरीके से इसे अंजाम दिया गया। ये राग अलाप चला। हालांकि तमाम देश भी G20 का समारोह करवाते हैं, पर इस तरीके से तमाम चीजों का प्रचार प्रसार नहीं करते। वहीं नई संसद का उद्घाटन हुआ, नया राग अलाप चला कि ऐतिहासिक कदम, महिलाओं के लिए नई संसद में आरक्षण लाया गया, इस पर भी राग अलाप चला, जो कि बताया गया गोदी मीडिया द्वारा कि यह भी ऐतिहासिक कदम है। और महिलाओं की तो अब लॉटरी निकल गई है, और लॉटरी इस कदर निकली है कि अब महिलाओं को आरक्षण देने का काम मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। आरक्षण को लेकर के वोटिंग हुई, तमाम तस्वीरें पार्लियामेंट में देखने को मिली और उसके बाद कई सारी तस्वीरों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और सवाल यह खड़ा होता है कि जहां तमाम एक्ट्रेस को बुलवा करके नई संसद का भ्रमण करवाया जा रहा था, यह बताया जा रहा था कि साहब देखिए, हम महिलाओं के साथ हैं। जब तमाम लोगों को बुलाया जा रहा था तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। यह भी तस्वीर देश के सामने गई। और आप जब तमाम लोगों को बुला रहे हैं, महिलाओं की शक्ति की बात कर रहे हैं, तो यह तस्वीर आपको याद है बिल्किस बानो की। आप ही के राज में क्या नाइंसाफी बिल्किस बानो के साथ हुई, तो क्या इनको नहीं बुलाया जा सकता था? चलिए, बिल्किस बानो को आप नहीं बुला सकते थे, मुस्लिम हैं इसलिए आप नजरअंदाज कर दिया गया। कुकी महिलाएं जिनके साथ खासतौर पर जो तस्वीरें देखने को मिली, क्या उन महिलाओं से संपर्क करने की कोशिश सरकार के नुमाइंदों द्वारा की गई? और ये सच में दिखाने की जरूरत थी कि जो नाइंसाफी देश में महिलाओं के साथ हो रही है, सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई। पर ये दोनों ही तस्वीर आपको कहीं नजर नहीं आई। और जब ये तस्वीर नजर नहीं आई तो बलि का बकरा, या यूं कहें कि गोदी मीडिया को कोई विलन चाहिए था, और वो विलन बने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील, जिनके बारे में यह बताया गया कि साहब देखिए कि किस तरीके से महिला विरोधी है AIMIM। असदुद्दीन ओवैसी महिला विरोधी, इम्तियाज जलील महिला विरोधी, ये तमाम तरीके के टैग चलने लगे। और गोदी मीडिया इन्हीं टैगों के साथ ये बताने लगा कि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में किया वोट। क्या वजह है, इसे भी जानना जरूरी है। पर जो महिला आरक्षण को लेकर के बात की जा रही है और इसमें जो ओबीसी कैटेगरी को दरकिनार किया गया है, वो सवाल खड़ा करता है। आप देश की महिलाओं में भी हिंदू मुस्लिम खंगाल रहे हैं। किस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, उसकी तमाम दलीलें दी जा रही हैं। और देश के गृह मंत्री ने तो साफ तौर पर अपने बयान से यह दिखा दिया कि इस आरक्षण के बहाने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा। क्या कुछ देश के गृह मंत्री ने कहा, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। मान्यवर, अब डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है।
और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक-एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है, तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व हो गया, तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। आपने सुना देश के गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने इसमें यह साफ तौर पर कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद की सीट रिजर्व हो जाए, वायनाड जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं वहां की सीट रिजर्व हो जाए, तो ये लोग हाय तौबा मचाएंगे। पर यहां महिलाओं को सशक्त करने की बात थी, जहां ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को इससे नजरअंदाज कर दिया गया। अब ओबीसी में मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, उन महिलाओं को इसका लाभ ही नहीं मिलेगा और हर साल लॉटरी बेसिस पर निकाला जाएगा, या तो यूं कहे कि लॉटरी भी उन्हीं की निकलेगी जहां बीजेपी शासित राज्य होगा और बीजेपी शासित राज्यों में जो महिलाएं होंगी उन्हीं को इसका फायदा भी मिलेगा। जो कि कई तौर पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जो सवाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खास तौर पर पार्लियामेंट में किया, जहां महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में सिर्फ 2 वोट पड़े। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस बिल को लेकर 27 साल से इंतजार हो रहा था, उसके विरोध में कौन से 2 नेताओं ने वोट डाले। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल के विरोध में एआईएमआईएम के हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी और सांसद इम्तियाज जलील ने वोट डाला है। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान ही अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। और क्यों विरोध किया? जहां महिला आरक्षण बिल को एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने चेक बाउंस बिल बताया, उन्होंने इसे ओबीसी और मुस्लिम विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस बिल को लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सदन में जैन समुदाय का कोई भी सांसद क्यों मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा क्या अमित शाह इसका कोई जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1984 के बाद से गुजरात से कोई मुस्लिम सांसद क्यों नहीं बना। उन्होंने चर्चा के दौरान सरकार पटेल और जवाहरलाल नेहरू पर संविधान सभा में मुस्लिम समुदाय को धोखा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया होता तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व की अलग ही तस्वीर देखने को मिलती। जो सवाल उन्होंने खास तौर पर खड़ा किया और यह बताया कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल करते हुए इस बिल में मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण का प्रावधान क्यों नहीं दिया गया है। स्मृति ईरानी से पूछा कि अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देना गलत है तो 1950 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह सरकार पिछड़े, गरीब और दबे कुचले लोगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। सरकार की मंशा केवल बड़े लोगों को आगे बढ़ाने की है। जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह गंभीर सवाल कर दिया और जो लोग ये बोल रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं महिला विरोधी, इम्तियाज जलील महिला विरोधी,
जिसके बारे में एक जुबेर मेनन ट्विटर यूजर्स लिखते हैं कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, इसके पक्ष में 454 और 2 वोट अगेंस्ट में पड़े। ये दो लोग ओवैसी और इम्तियाज जलील थे। आज ओवैसी साहब ने प्रूफ कर दिया कि आखिर प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है। सेकुलर और लिबरल पार्टियों ने ओबीसी महिलाओं की बात की और चुपचाप वोट भी दिए, लेकिन ओवैसी साहब सदन में अकेले लड़ते रहे। आखिर महिला आरक्षण की बात बिना मुस्लिम महिलाओं के कैसे हो सकती है, जिनकी संख्या इस देश की कुल जनसंख्या की 7% है और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 0.7% है। अन्य किसी भी समुदाय के मुकाबले सबसे कम प्रतिनिधित्व मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का है। आप 7% महिलाओं को किनारे करके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। आज कुछ लोग महिला आरक्षण के तत्कालीन प्रारूप के खिलाफ वोट करने के कारण ओवैसी साहब की बुराई कर रहे हैं, जबकि वे प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने एक अकेले हीरो की तरह मैदान में ये लड़ाई लड़ी है, क्योंकि दलीलें तो सबने दी कि ओबीसी महिलाओं को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। और जब वोटिंग की बारी आई तो तमाम लोगों ने जाकर के गुपचुप तरीके से बीजेपी के इस आरक्षण को समर्थन दे दिया, जिसकी तस्वीर खास तौर पर देखने को मिली और यह बताया गया और पहली बार पर्ची के तहत वोट डाला गया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जब पिक्चर की तस्वीरें सामने आई तो तमाम चीजें लोगों के सामने थी। और इसे समझना जरूरी है, जहां पत्रकार अंसार इमरान लिखते हैं, नारी शक्ति वंदना अधिनियम बिल के प्रावधानों के अनुसार 543 सीट वाले लोकसभा से 181 सीटों वाली महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस समय सिर्फ 22 महिलाएं ही सांसद हैं। मौजूदा सरकार का दावा है कि इस बिल को लाने का एकमात्र कारण लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। पहले से ही जिन सीटों को एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है, उनमें से 33% अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटों में एससी और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, लेकिन अगर यह बिल कानून की शक्ल में लेता है तो 84 एससी सीटें में से 28 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा। ठीक इसी तरह 47 सीटों में से 16 एसटी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पर महिला आरक्षण बिल के प्रावधानों के अनुसार 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस समय सिर्फ इतनी ही महिलाएं हैं, जिसमें इस पूरी प्रक्रिया में मुस्लिम महिलाओं को दरकिनार करना भाजपा सरकार के झूठे पसमानदा प्रेम को दर्शाने के लिए काफी है। जो कि इस पहलू पर बात होनी चाहिए, जो आरक्षण बिल लाया गया उसमें भी किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेकर के आई है, ये कई सारे सवाल खड़े कर रही है। और देश के गृह मंत्री के बयानों ने यह साफ तौर पर बता दिया कि इस आरक्षण के नाम पर किस तरीके से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को टारगेट किया जाएगा। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।